तो क्लास 9 पर्यावरण संरक्षण, यही है ना आज का पाठ? वेस्ट बंगाल बोर्ड। पर्यावरण के बारे में कौन क्या जानता है? पर्यावरण है क्या? पर्यावरण यानी हमारा आसपास का वातावरण, हम जहाँ रहते हैं और जो हमारा परिवेश हमें देता है वही बनता है क्या? हमारा पर्यावरण। इसके अतिरिक्त भी एक पर्यावरण है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है। खुला आसमान, पेड़ पौधे, हवा, पानी, है ना, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल चुका है। पर्यावरण संरक्षण पाठ का नाम क्या बताया है? पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी कि रक्षा करना। कैसे करेंगे और पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता कैसे आ गई? प्रकृति के द्वारा दी हुई चीजों को रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, इसके पीछे का क्या कारण है? कहीं इसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। तो हम लोगों को क्या है, इस पाठ के मध्य में ये सभी चीजों की जानकारी मिलेगी और किस प्रकार किसी भी चीज की किस प्रकार हम रक्षा कर सकते हैं, और खासकर यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के बारे में बताया है। यानी पर्यावरण की रक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, यानी किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब अगर हमें मिल सकता है तो पर्यावरण को रक्षा की जरूरत क्यों पड़ी, इस सवाल का भी जवाब हमें इसी पाठ से मिल जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण केवल विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं, समूचे विश्व की समस्या है, क्योंकि संपूर्ण वसुधा एक है और उस पर रहने वाले सारे जीवधारी पर्यावरण में हुए किसी भी बदलाव से अवश्य ही प्रभावित होंगे। यानी मैंने पहले ही कहा था, प्रकृति का दिया हुआ जो चीज है वो एक ही है। हम लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, हमें कुछ पूरब से, कुछ उत्तर से, कुछ दक्षिण से, इन दिशाओं में दिखता है कि मेरे पास इतना पेड़ है, इतना खुला जगह है, इतना पानी है, लेकिन वो उतना ही नहीं है, वो संपूर्ण विश्व को एक समान दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण विश्व को एक समान दिया हुआ है। उस वसुधा को हम किस प्रकार ग्रहण करते हैं और किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, जिससे वो वसुधा क्या होती है? प्रभावित होती है। तो कहने को तो हमारे चारों ओर का वायुमंडल जिससे हम रहते हैं, वह अन्य जीवधारी सब मिलकर एक पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण केवल हम नहीं बनाते हैं, पर्यावरण यहाँ पर हर एक जीव बनाता है, हर एक चीज बनाती है जो प्राकृतिक रूप से मिला है। ईश्वर ने जिस चीज को दिया है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, यानी छोटे से छोटे जीव और बड़ा से बड़ा मनुष्य भी पर्यावरण का ही एक अंग है। किंतु वास्तव में पर्यावरण बड़ा व्यापक शब्द है, यानी बहुत बड़ा शब्द है। पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक और जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। प्रकृति अपनी ओर से सभी संघटकों का अनुपात हमेशा ठीक बनाए रखने की भरसक चेष्टा करती है, लेकिन मानव ने प्रकृति को छेड़कर उसकी मूल संरचना में, व्यवस्था में दखल अंदाजी की है और फलस्वरूप पर्यावरण की बिगड़ती दशा आज समूचे सभ्य संसार के लिए चर्चा का विषय बन गया है। यानी प्रकृति ने तो अपने अनुसार जितने भी प्राकृतिक संपदा है वो प्रदान किया है सबको एक रूप में, परंतु मनुष्य ने क्या किया? उसको अतिरिक्त मात्रा में उसे चाहिए और उन्होंने क्या किया है? उसको संचित करने की कोशिश कर ली। प्रकृति को कोई संचित कर सकता है क्या? तो प्रकृति को संचित करना यानी कि जमा करना, अपने कोष में करना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं मनुष्य? व्यापार के मध्य में। अब कहोगे मैम ऐसा नहीं है, बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या के कारण ऐसा हो रहा है, गर्मी बढ़ रहा है मैम, तो इस कारण तो हमें प्रकृति की हवा की जरूरत से ज्यादा एसी की हवा की ज्यादा जरूरत है। प्रकृति कब हवा बरसाएगी तब तक तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन प्रकृति कब हवा बरसाएगी? प्रकृति तो हवा अपने अनुरूप बहा ही रही है, परंतु इस हवा को विषैला जहर दिया किसने है? जिस घर में एक एसी से काम हो जाए उस घर में 4 एसी चलती है ना।
एक उनके रूम में, एक उनके रूम में, एक उनके रूम में। तो ये विशाला जहर उनके घर से ही तो आ रहा है, जिसके भोगी कौन बन रहा है? हम लोग। कौन बन रहा है? हम लोग। जो बाहर व्यक्ति निकलते हैं, जो चलते हैं, है ना, यानी जो मध्य परिवार के लोग हैं वो क्या बन जाते हैं? भोगी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भोगी। तो ये जो चीजें हैं ये प्रकृति ने तो हमें नहीं दिया है। कहोगे मैं मौसम बदल रहा है, देखिए अभी बारिश हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका तो द्योतक प्रकृति है नहीं। प्रकृति को अगर यही करना होता तो वो देती क्यों? उसने दिया है, हमने व्यवहार सही से नहीं किया है। अब एक वस्त्र आपको दिया जाए, उस वस्त्र को आप किस प्रकार से रखिएगा, किस प्रकार से पहनिएगा, ये किसकी गलती है? अगर खराब होती है तो आपकी, अच्छी रहती है तो ये आपका क्या है? ये आपकी अनुभूति है, आपका योग्यता है कि आपने उस वस्त्र को क्या किया है? बड़े शालीनता और सहेज के उसे रखा है ना। एक खाने का सामान आपको घर से मिला, टिफिन लेके निकलते हो ना स्कूल में। अब वो टिफिन को लेकर जब तुम निकले हो तो उस टिफिन का तुम क्या करोगे ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब उस बैग को पटक पटक के रास्ते में ले जाओगे तो वो तो टिफिन रहेगा ही नहीं, कचरे का डब्बा बन जाएगा। हाँ, कैसे कहा? कचरे का डब्बा बन जाएगा। तो प्रकृति ने हवा दिया है, उसमें विष फैलाकर हम क्या कर रहे हैं? उसको जहरीला बना रहे हैं और हम ही परेशान हो रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? वैसे ही बैग पटक के कचरा का डब्बा बनाया और भूख लगा तो परेशान कौन हुआ? हमने क्या सोचा है? प्रकृति क्या है? हमारी जागीर है। प्रकृति किसी की जागीर नहीं है, वो अपना खुद नाम रखती है और अपना एक स्थान स्वयं रखती है। वो किसी की जागीर नहीं है, ना ही वो किसी के वश में है। विकासशील राष्ट्र होड़ सी लगाकर, होड़ लगाना यानी कंपटीशन लगाना, ठीक है, रोजाना दौड़ रही है, अधिकाधिक औद्योगिकरण करते जा रहे हैं, जिसके कारण ऊर्जा के इन प्राकृतिक भंडारों का खुलकर अपव्यय हो रहा है। ये भंडार सीमित है और कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। अभी भी सारी दुनिया भीषण ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है और ऊर्जा के नए स्रोत खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार फॉसिल ईंधनों का विनाश हमारे लिए दो तरह के घातक है: ऊर्जा की कमी और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि किस कारण हो रही है? पेड़ तो ले रहे हैं हम, जो अपने मुंह से गैस जब निकाल रहे हैं तो वो तो पेड़ लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि केवल क्या हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया से बढ़ रही है? नहीं। और भी बहुत से ऐसे कारण हैं। ऊर्जा की कमी होना, क्यों ऊर्जा की कमी हो रही है? हम लोग के कारण तो ये क्या है? होड़ लगी है, ये भंडार सीमित, अपव्यय हो रहा है, ये भंडार सीमित है और कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। यानी ऊर्जा सीमित रूप से है, यानी जहां से बनकर आ रहा है प्राकृतिक रूप से ऊर्जा, वो ऊर्जा तो सीमित ही रहेगी। उसका दोहन भी तो कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है। पर्याप्त मात्रा, मैंने अभी क्या कहा? प्राकृतिक चीजों को अगर तुम कोष बनाना शुरू कर दोगे, संचित करना शुरू कर दोगे, तो वो तो संभव नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से ही मिलती है। ये तो तुम्हारे मशीन का बना हुआ चीज नहीं है जो तुम उसको बनाकर अपने घर में रख दोगे। टमाटर 300 रुपए किलो मिल रही थी ना, किसी बड़े आदमी ने खरीद लिया और खरीद कर उसको 300 रुपए किलो कर दिया, यानी कोष जमा किया ना व्यापार के लिए। उसको व्यापार करना था, एक बड़े पैमाने में चीज को खरीद कर व्यापार के माध्यम से उसको उसने रखा। उसको तो फेंकने के लिए नहीं 300 रुपए किलो दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसको खरीदा था, इसी कारण उसका ही डिमांड बाजार में चला। लेकिन आज वो कैसी चीज है? वो प्राकृतिक चीज है। क्या है? वो तो कोई मैन्युफैक्चर टॉयज नहीं है ना कि उसको रख देंगे और उसको 200 रुपए करके 10 साल में बिक्री करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो क्या हुआ? आज का टमाटर कितने दिन तक चला? वो 1 महीना 20 दिन। कितना आप प्रिजर्व करोगे? प्राकृतिक की चीजों को तुम कितना रखोगे? प्रिजर्व करना यानी कि संचित करके रखना। कितनी तुम सेवाएं कर सकोगे?
नहीं कर सकोगे। एक मछली को लाए हो, उस मछली को तुम बड़ा सा घर भी दे दोगे, पानी डाल दोगे उसमें, उसको तुम कितना दिन तक तैरा पाओगे? उसको हवा चाहिए, समुद्र में वो रहता है, तुम उसमें क्या करोगे? लवणीय हवा कहाँ से लाओगे? लवणीय हवा, जिस हवा में क्या होती है? नमक की मात्रा होती है। मछली कहाँ होती है? समुद्र में होती है, तालाबों में होती है, उसमें लवणीय मात्रा होती है, वो कहाँ से लाओगे? है ना? कितना चीज बनावटी तुम रख सकते हो। तो आखिर वो आज क्या हो गया? 50 रुपए किलो। टमाटर का उदाहरण इसलिए क्योंकि अभी विश्व विख्यात चल रहा है अभी बाजार में, क्योंकि किसी भी चीज को हम बहुत दिन तक, प्राकृतिक चीज को हम बांध के नहीं रख सकते, हमें एक समय उसको छोड़ना पड़ता है, और जब पड़ता है तो वो अपने रूप में ही दिखता है। तो ऊर्जा की कमी क्यों हो रही है? जो भी बड़े पैमाने में लोग इसका व्यवहार कर रहे हैं वो अतिरिक्त मात्रा में कर बैठे हैं, जिससे एक मध्य परिवार को उस ऊर्जा की कमी का भोगन देना पड़ रहा है ना? कोयला बनाने के लिए तथा खेती और बस्तियों का विस्तार करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जंगलों के पेड़ पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना खाद तैयार करने में कर लेते हैं। यानी पहला मुझे क्या बता दिया गया? कोयला बनाने के लिए तथा खेती और बस्तियों का विस्तार करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यानी कोयला बनाना है, कोयला बनाने के लिए जगह चाहिए, बस्तियां का बैठाना है, वहाँ छोटी मोटी बस्तियां लगानी है, और इस विस्तार के कारण, खेती करने के कारण क्या करते? बड़े बड़े पेड़ को काटकर उस जमीन को खाली कर देते हैं। ठीक है, मूल रूप से क्या कर रहा है? कोयला, खेती और बस्तियां। अभी पहले शुरुआत इसी से हुई थी। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग का व्यक्ति आज आकर काटना पेड़ शुरू कर दिया, शुरू हुआ है छोटे मात्रा से ही, आज वो बड़े पैमाने में आकर पहुंचा है। सर्वप्रथम कोयला बनाना, ठीक है, उसके बाद बस्ती, उसके बाद खेती करने के लिए बड़े बड़े पेड़ को काट दिया गया और जमीन को खाली कर दिया गया। जंगलों के पेड़ पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना खाद तैयार करने में कर लेते थे। यानी पेड़ पौधे जो होता था जंगल में, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन तैयार करते थे। लेकिन वन विनाश होने से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि रोकनी असंभव प्रतीत होती है। वन विनाश से पहाड़ी क्षेत्रों में भू क्षरण और भू संकलन होता है, और मैदानों में, नदियों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। यानी क्या कहा जा रहा है? अब वन तो है नहीं, तो और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन? वो घूम फिर कर क्या हो रही है? विषैली जहर के रूप में हमारे इर्द गिर्द फैल रही है। और क्या हो जा रहा है? पहाड़ी इलाकाओं में क्योंकि नमी नहीं है, तो क्या हो रहा है? कहीं भूकंप आ जा रहा है, कहीं धरती फट जा रही है, कहीं पहाड़ गिर जा रहे हैं, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा हो रही है। और मैदानी क्षेत्र में क्या हो रही है? वर्षा, बाढ़ आती जा रही है। यानी कि ये क्या हो जा रहा है? पूरी तरीके से पानी का बहाव मैदानी क्षेत्र की तरफ आ जा रहा है और उस तरफ सूखा पड़ जा रहा है। तुम सामने आके बैठो। स्पष्ट है, हमने प्रकृति का दोहन अपने उपयोग के लिए अविवेकपूर्ण तरीके से किया है। अतः दोषी हम हैं और इसी नाते परिणाम भी हमें ही भुगतना होगा। यानी जो व्यक्ति दोषी है उसे ही परिणाम भुगतना होगा। यथार्थ प्रकृति का व्यवहार में हमने क्या किया है? अपने अनुरूप किया है। तुम एक इंसान हो, तुमको मैं अपने अनुसार उठना बैठना, खिलाना पिलाना नहीं सिखा सकती। बचपन में जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, कितना दिन तक उसको अपने अनुसार रख सकती है? 4 साल, 5 साल, 5 वर्ष के बाद अगर वो अपने अनुसार उसको खिलाती है और 5 टाइम सुलाती है, तो उस बच्चे की उन्नति नहीं होगी। एक छोटा बच्चा कम से कम एक दिन में 5 वर्ष होता है ना? छोटा बच्चा, यानी कि 3 से 4 साल का जो बच्चा होता है वो कितने बार होता है? 5 बार। नियम है, क्योंकि उस समय ना ही वो कुंभकर्ण होता है, ना ही उतना सोकर क्या करेगा, ऐसा नहीं है। हर 3 घंटे के बाद बच्चे को क्या करते हैं? सुला देते हैं। खिला पिलाकर सुलाना, वही उसका काम होता है ना? और खेलना, यही 2-3 काम होते हैं उनके जीवन में। लेकिन आज के समय में अगर वही माँ अपने बच्चे को उसी तरह
उसी तरह अगर आगे बढ़ाते तो क्या बच्चों की उन्नति संभव है? नहीं। तो जब जिसको आपने जन्म दिया है उसको आप अपने अनुरूप नहीं चला सकते हैं, तो जिसने आपको जन्म दिया आप उसको अपने अनुरूप कैसे चला सकते हैं? तो प्रकृति ने क्या किया है? प्रकृति हमारी माता है, हमारी दाता है, उसने हमें दिया है। उसे हम क्या कर रहे हैं? अविवेकपूर्ण तरीके से जैसे मन हो रहा है वो बोल नहीं पाती, तो जैसा भी इच्छा होता है हम उसको वैसे ही चला लेते हैं। तो ये क्या है? हम प्रकृति की संतान है, स्वामी नहीं। ये बात हम भूल जा रहे हैं। प्रकृति की संतान है, हम उसके स्वामी नहीं है। यानी प्रकृति ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके हम स्वामी बन बैठे और उसको अपने कब्जे में कर लिया और मैं किसी को नहीं दूंगी। वास्तव में हम प्रकृति की संतान है और प्रकृति हमारी पोषक है, रक्षक। पर हमने उसे मात्र भोग्य समझा है, उस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा है। यही हमने भूल की। प्रकृति का स्वामी बनने की लालसा ही हमारे पतन का, या यूं कहिए मानव और प्रकृति के बीच उत्पन्न खाई का कारण है। यानी माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें हर एक प्रकार की सुविधा दी। सुविधा किस लिए दी? सुविधाएं किस लिए दी? कि तुम्हारे उन्नति के स्तर में बाधा ना आए, तुमको सोने के लिए और जीवन भर आलस्य अपने अंदर जमाने के लिए नहीं दी। तुम्हारे अंदर क्या ना हो, ऐसी भावना ना आए कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है बोल के तुम आगे नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारे पास लग्जरियस सोने की जगह नहीं है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही और तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जो भी आगे का जो उन्नति स्तर है, दिमागी स्तर है, वो बढ़े ना। लेकिन तुमने क्या किया? उसको क्या किया? लग्जरियस पाकर उसको अपने अनुसार भोगना शुरू कर दिया। सो ही रहे हैं तो सो रहे हैं, पढ़ाई करके पूरा नहीं कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो माता पिता भी तो क्या है? हमारी दाता है। यानी किसी भी चीज की स्वामी बनने की लालसा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी किसी ने मुझे कुछ उपहार, कुछ सामान दिया रखने के लिए और हम उसके मालिक नहीं है। जैसे माता पिता के जमा पूंजी का मालिक हम सोचते हैं कि हम खुद हैं। ये तो उनका है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? उन्होंने बना दिया और तुमने कहा कि ये मेरा है। ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति की दी हुई चीज को तुम अपना नहीं बना सकते हो। उसकी मुख्य कठिनाई तभी आरंभ हुई जब वह भ्रम का शिकार हो गया कि उसका प्रभुत्व स्थायी है, बल्कि स्थायी। यानी मनुष्य क्या है? अस्थायी है, एक जगह रहने वाला नहीं है। परंतु मनुष्य ने क्या किया? सबसे पहले अस्थायी रहने का स्थान खोजा। वह प्रकृति के नियमों को ठीक से समझने में गलती करते हुए भी अपने आप को दुनिया का मालिक समझने लगा। यानी उसकी मुख्य कठिनाई, यानी मनुष्य की पहली कठिनाई तब शुरू हो जाती है और मनुष्य तब भ्रम का शिकार हो जाता है जब उसने अपने लिए क्या किया? एक स्थायी बंदोबस्त किया रहने का। स्थायी बंदोबस्त करेगा यानी मजबूती से, कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी और जगह सबसे बड़ी चीज है, उसने घेरना आरंभ किया। जब तक मनुष्य क्या था? अस्थायी था, यानी घूम रहा था, तब तक कहीं कुछ भी परेशानी नहीं आई थी प्राकृतिक रूप से। परंतु जो मनुष्य के इंसान दिमाग आई, बुद्धि आई कि उसे एकदम स्थायी रूप से एक जगह पर वास करना है, तभी से यह भ्रम शुरू हुआ। मानव सभ्य हो या बर्बर, प्रकृति की संतान है, उसका स्वामी नहीं। यानी तुम सभ्य हो या असभ्य हो, लेकिन तुम कभी भी उसकी संतान, हमेशा उसकी संतान बने रहोगे, स्वामी नहीं बन सकते हो। यदि उसने अपने पर्यावरण पर प्रभुत्व बना रखा है तो उसके लिए कतिपय प्रकृति नियमों के अनुसार चलना आवश्यक है। यानी तुमको अगर कुछ प्रकृति से चाहिए, यानी माता पिता के पूरे संपत्ति का मालिक कौन होता है? और उनके संपत्ति का मालिक कौन बनता है? माता पिता के संपत्ति का मालिक दादा दादी बनते हैं, बच्चे बनते हैं ना। पर कौन सा बच्चा बनता है? लड़का। माता पिता के संपत्ति का
मालिक बनता है वह समझदार बच्चा जो माता पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाने का योग्यता रखता है। माता पिता उसी के हाथ में देते हैं ना, भाई ये तुमको दे दिया मैंने, इसको तुम संभालो, इसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे सारे कार्यों को करना है। उस बच्चे को कटा भी नहीं देते हैं जो बर्बाद करेगा। यानी उन्हें अगर पता है कि मेरे इस बच्चे को 2000 रुपए देंगे तो 2000 घर वापस वो खत्म है। रास्ते में 2 घंटे बाद ये बोल सकता है 500 रुपए भेज दो मुझे, देंगे। लेकिन उस बच्चे को जरूर देंगे जो 2000 में 10 तरह के काम कर कर गिनवा देगा कि हाँ मैंने ये किया है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने क्या कहा, मनुष्य सभ्य हो या असभ्य हो, वो क्या है, संतान है, स्वामी नहीं है। ठीक उसी प्रकार उस बच्चे को जो संभालने के लिए दिया गया है वो भी स्वामी नहीं है, वो क्या है, केवल संतान ही है, लेकिन वो सब है। और ये जो है जिसको कुछ नहीं दिया गया वो क्या है, असभ्य है। तो पर्यावरण यानी संपत्ति के ऊपर आपको लगातार उन्नति में पहुंचाना है तो आपको क्या करना होगा, संपत्ति को संभालते हुए आगे बढ़ना होगा, तब आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। क्योंकि आपने बढ़ाया है, माता पिता ने देखा है कि तुमने इसको बढ़ाया है। हाँ मिलेगी उसको भी, उसको थोड़ा मिलेगी जीने भर के लिए। तो वही यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको प्रकृति का साथ चाहिए तो आपको भी प्रकृति को संभाल कर आगे बढ़ना होगा, उसका धोतक नहीं बनना होगा। यानी जिस प्रकार संपत्ति अगर आपको चाहिए तो आप सोचिएगा मैं पूरा खर्च कर देता हूँ, मेरी ही है, तो वो आप कभी भी उसका उन्नति नहीं कर सकते, स्वयं की हानि ही बैठकर कर रहे हैं, जैसे हम आज करते हैं। वह जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तभी वह उस प्रकृति पर्यावरण को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अपना जीवन निर्भर है पर उसका पर्यावरण तेजी से बिगड़ने लगता है तब उसकी सभ्यता का पतन भी होने लगता है। यानी जैसे जैसे नियम भ्रष्ट होता है हमारे अंदर, वैसे वैसे पर्यावरण नष्ट होता है और हमारे अंदर की जो भी सभ्यता है उसका भी अंत होना शुरू हो जाता है। किसी ने यह कहकर इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई है कि सभ्य मानव पृथ्वी के एक छोर से चलकर दूसरे छोर पर पहुंच गया, पर वह आज से भी गुजरा है, वही भूमि मरुस्थल हो गई। इस कथन से कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन यह बेबुनियादी है। सभ्य मानव जहाँ भी लंबे समय तक रहता है उसने वहाँ की भूमि को बर्बाद कर दिया। मैंने अभी कहा आप लोगों को, जहाँ मनुष्य ने अपनी स्थायी व्यवस्था की है वो प्रकृति का धोतक बना है। इसलिए प्रगामी सभ्यताएं स्थान परिवर्तन करती है। पुराने बसे प्रदेशों की सभ्यता के पतन का यही मुख्य कारण है। इतिहास की सभी प्रवृत्तियों का भी यही मुख्य कारण है। यानी देखो आज के समय में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ आप अस्थायी रहो, यानी घूम घूम कर रहो, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है आज के समय में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। तब की जनसंख्या कम थी, मनुष्य जंगलों में, पहाड़ों में कहीं भी अपना एक स्थान बना लेते थे, साल 2 साल 5 साल रहा और वहां से बंजारों की भांति चले गए। परंतु आज ये संभव नहीं है। आज एक जगह को घेर लेना यानी कि वहां वो किसी को बैठने भी नहीं देंगे, पैर रखने नहीं देंगे। जनसंख्या है भाई, कहीं उसको उठा दिया जाए तो इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं। ये मेरे और मति के अनुसार, यानी कि क्या है, हर एक व्यक्ति इस चीज को अगर सोचता है तो शायद उन्नति हो, शायद उन्नति हो। तो क्या करना है, मेरा एक रहने का पर्याप्त स्थान चाहिए तो मैं अपने अनुसार उसे बना लूं। बस एक जगह। अगर मान लो कि नहीं मुझे ये जगह कम लग रही है तो मैं इसको छोड़ दूं। हम लोग क्या करते हैं, इसको भी रखा, उसको भी रखा, उसको भी रखा, उसको भी रखा, यानी सारी चीजों को हमने रख लिया। तो इससे क्या हुआ, हम तो संपत्तिवान बन गए, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जिसको रहने की आवश्यकता है, जिसको रहने की, मेरा परिवार बढ़ गया है तो मुझे बड़े घर की आवश्यकता है, तो मैं डायरेक्ट बड़े घर में चला जाऊंगा। किसी ने ये नहीं कहा कि मनुष्य अपना उन्नति रोक दे। मनुष्य अपना उन्नति कदापि ना रोके, मनुष्य अपना उन्नति करे, परंतु प्रकृति को सोच पर ये दिमाग में रखना है मनुष्य को कि अगर मैं हर एक जगह अपना संचय बना लेता हूँ तो बाकी क्या हो, बाकी के लोगों का क्या हो। ये तो लोग सोचते नहीं है। यही तो आज की क्या है, स्वार्थ भावना है। मैं ऐसा क्यों सोचूं, मेरे पास है तो मैं खरीदूंगा ही, मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं,
आप दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे, आप प्रकृति के बारे में सोच रहे हैं जो आपको सब कुछ प्रदान करती है। पर इतना सोचने के लिए समय किसके पास है? आज हम लोग पाठ से ओत प्रोत है तो बोल के ये सारी बातें कर रहे हैं, नहीं तो हमारे निजी जिंदगी में भी हम ही नहीं सोचते हैं, कचरा फैलाने से सोचते हैं कभी? औद्योगिक संस्कृति और बढ़ती आबादी। ऊर्जा हमारे जीवन का पर्याय है, औद्योगिक विकास का मूल धार भी है ही है, लेकिन विकास के साथ ही हमने प्रकृति को खोखला कर डाला। प्रकृति संपदा का ऐसा खुलकर अपव्यय किया है कि भरपाई संभव नहीं है। हमने तत्कालिक लाभ के लिए दूरगामी दुष्प्रभाव को ताक पर रख दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए आधुनिक विकास की दौड़ में हम लगे हुए हैं। कहा जा चुका है, क्या बताया गया है हमें कि 5G अगर आया तो बहुत सारे पक्षियों का विनाश हो जाएगा, वायरसेस फैलेगा। घर के ऊपर देखना क्या लगता है? टावर। उसका क्या है? उसका जो रे निकलता है क्या पहुंचाता है? स्किन कैंसर डिजीज नहीं। लेकिन पैसे के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? तो अपने जान को तो केवल नहीं ना, अगल बगल के लोगों को भी उन्होंने क्या किया है? तो ये कौन कर रहा है? प्रकृति ने किया। कैंसर हम लोग बोलते ना, आजकल कैंसर पूरा ट्रेंड में है। ये कैंसर ट्रेंड में होने का कारण क्या है? कैंसर क्या खुद से बाहर आया? कपड़े एक ट्रेंड में आते हैं तो उसको कैसे, वो ट्रेंड में कैसे होता है? एक कपड़ा ट्रेंड में कैसे आया? क्योंकि मार्केट में चला है वो कपड़ा, तुमने भी खरीदा, उसने भी खरीदा। चलो ठीक है, आप बोलो जिसको क्या पूछना पूछ लो, जल्दी जल्दी चले जाओ, जिसको नहीं पूछना चले जाओ। हाँ सारा मैंने पढ़ा दिया, इसीलिए तो कहा तुम लोग को पढ़कर जो पूछना पूछो। यानी प्रकृति की संख्या, जनसंख्या कितनी % कहाँ बढ़ी हुई है वही बताया।